हेलो फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल एसएफएम एमटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले दिन मैंने एससीएम का एमटीपी सॉल्व कराया था और आपको बताया था कि उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन एसएफएम के थे, और हालांकि और भी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एसएफएम के थे, वो तो मैंने करा दिया था, बट लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए थे। अभी मैं पहले आपको वो लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एसएफएम का पूरा जो एमटीपी इंस्टीट्यूट से आया था वो कराऊंगा। पहले ये 2 क्वेश्चन हम लोग को करना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 में ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड के बारे में बता रहे हैं, जो लिंडे ग्रुप का करंट में पार्ट है। और इधर लिंडे ग्रुप की हिस्ट्री बता रही हैं। लिंडे ग्रुप को क्रूड ऑयल का ज़रूरत पड़ता है, इंपोर्ट कराते हैं, 100 टन्स पर मंथ का रिक्वायरमेंट है। क्रूड ऑयल का करंट प्राइस 5,500 रुपया पर बैरल है, जो उनको लगता है 5,800 तक पहुंच जाएगा। फिर एक कमोडिटी एक्सचेंज है MCX नाम का, इंडिया में आपको मालूम है। उसके बारे में बोल रहा है। क्रूड ऑयल क्या होता है वो बता रहा है। फिर MCX में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ उसकी 100 बैरल्स की है। ध्यान रखना, यहाँ पे 100 टन्स था और यहाँ पे 100 बैरल्स हो गया, और उसका करंट ट्रेडेड प्राइस 5668 करके है। फिर हेजिंग क्या होता है वो बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है, प्रोवाइड योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑन द फॉलोइंग स्टेप टेकन बाय BOC. BOC would like to hedge half its exposure in futures and leave the other half to market conditions. तो हाफ मतलब 100 टन का रिक्वायरमेंट में 50 टन हम लोग एक्सपोज रहने देंगे, यानी कवर नहीं करेंगे, और 50% हम लोग फ्यूचर्स में कवर कर लेंगे, यानी हेज कर लेंगे। While hedging, number of future contract dealt with should be rounded off to the next higher integer. How much exposure is required to be covered in futures? Ignore mark to market and initial margin given that 1 ton is 7.33 barrels. ये रिलेशनशिप जरूरी था बिकॉज फ्यूचर बैरल्स में है और हम लोग का रिक्वायरमेंट टन्स में है। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि टोटल रिक्वायरमेंट का हाफ आप हेज करें और हाफ रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा हाउ मच एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड इन फ्यूचर। तो हाउ मच एक्सपोजर का आंसर बताना चाहिए हम लोग को बैरल्स में, और यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स टू बी बुक्ड और आंसर दे रहा है बैरल्स में। तो एक्चुअली ये प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए था नंबर ऑफ बैरल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बैरल्स लिखना था, वो आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में है। कितना बैरल्स बुक होगा वो बहुत ईजी है। 100 टन का रिक्वायरमेंट है, इंटू आपका 7.33 बैरल्स होता है 1 टन में, तो टोटल बैरल्स आ गया, और उसका आधा आप एक्सपोजर कवर कर रहे हैं फ्यूचर में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 367 आ रहा है। तो दिस इज कमिंग इन द टर्म्स ऑफ बैरल्स, 367 बैरल्स, दिस इज कमिंग 367 बैरल्स। नेक्स्ट नंबर बी है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट शुड इट बुक। कितना कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बुक करना चाहिए। अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर निकालना है तो इट विल बी 367 बैरल्स हम लोग को एक्सपोजर लेना है 367 बैरल्स का फ्यूचर में। तो एक फ्यूचर का लॉट साइज है 100 बैरल्स, सो इट विल बी 3.67 इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करने बोलकर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। ठीक है, तो दैट इज सेकेंड पार्ट। नाउ 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखिए 4 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स बट होगा कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वर्किंग में आप देखो, यहाँ पे जब खुला छोड़ दिया ना तो इट इज़ ईजी फॉर यू, डोंट नीड टू एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, 1-2 लाइन यहाँ पे खाली छोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे प्रिंटेड आ जाता है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये मैंने सॉल्व कर लिया है पहले से, तो थोड़ा फटाफट आपको समझा पाऊंगा। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, कंपेयर द हेज्ड एंड एक्सपोज पार्ट्स रिगार्डिंग द इफेक्टिव प्राइस पर बैरल। देखो क्या लिखा है, कंपेयर द हेज्ड एंड एक्सपोज पार्ट, मतलब दोनों का इफेक्टिव प्राइस बताना है, एंड ऑल्सो कंप्यूट द इफेक्टिव प्राइस पर बैरल फॉर द होल रिक्वायरमेंट। 3 आंसर बताना है। इसमें क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो जाता है कि क्या बताना है, तो 3 आंसर बताना है, एक हेज्ड का, एक एक्सपोज का, और तीसरा होल रिक्वायरमेंट का। तो खाली होल रिक्वायरमेंट का पूछा होता ना तो ईजी होता है। अब हेज, एक्सपोज और होल अलग अलग करना है। फिर अगस्त का स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस आपको दे रखा है, इग्नोर करना है मार्जिन्स, और गिवन दैट 1 टन इज 7.33 बैरल्स। सो देखो, पहले हम लोग समझते हैं होल का अगर निकालते तो कैसे निकालते हैं। होल का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से निकल जाता है,
कि आपका अगस्त एंड में आपको 733 बैरल्स चाहिए, तो आप अगस्त एंड में स्पॉट प्राइस पे खरीदेंगे 733 बैरल्स एट द रेट 5788, 7.33 इंटू 100 टन एट द रेट, स्पॉट प्राइस क्या है आपका, सॉरी 5788 नहीं है, स्पॉट प्राइस इज 5570, तो इंटू आपने कर दिया 5570, तो दिस इज़ द टोटल स्पॉट वैल्यू। नाउ आपका 50% हेज किया हुआ था तो उसका कैश सेटलमेंट होगा, तो 50% यानी कि बेसिकली 4 कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट का इंटू 100 बैरल करके 400 बैरल, 400 बैरल का आपको क्या मिलेगा, आपने कितना में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, 5668 में किया होगा। इसमें फ्यूचर को हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर में इसमें लॉन्ग पोजीशन लिए होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग को ये ख़रीदना ही है, हम लोगों को ये चीज़ चाहिए, हम लोग इसको बेचने नहीं बैठे, हम लोग इसको कंज्यूम करना है, तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन में ही यहाँ पर फ्यूचर लिया जाता है। नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो में फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, बट कमोडिटी में फ्यूचर्स लॉन्ग करते हैं। तो 5668 का वैल्यू हो गया है 5788, तो 5668 माइनस 5788 करोगे तो ये आ रहा है 120 इंटू 400 बैरल, 48,000 रुपये का गेन आ गया है। तो गेन आप माइनस कर लीजिए 5788 माइनस 5668 करके, तो आपका नेट कॉस्ट आ गया, वो नेट कॉस्ट 733 बैरल्स का, तो इफेक्टिव रेट आपका यहाँ से यहाँ निकल आया, तो ये ओवरऑल आ गया। बट क्वेश्चन में 3 भाग में पूछा है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है, इसलिए आपको 3 पार्ट में अलग अलग करना है। पहला पार्ट हेज पार्ट का करना है, हेज पार्ट में 400 बैरल है, 4 इंटू 100, तो 400 बैरल का आप स्क्वायर ऑफ करिए, 5668 का वैल्यू हो गया 5788, तो 48,000 वहाँ से आ गया, गेन मिल गया। और फिर वो 400 बैरल का स्पॉट पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा, स्पॉट पे यानी एग्जीक्यूशन प्राइस क्या होगा, 400 इंटू 5570 करके 2228 आ रहा है, सब मिलकर आ रहा है 2180, डिवाइडेड बाई आप यदि 400 करेंगे तो 5450 आएगा। ओके, इसी तरह से सेकेंड पार्ट है, हेज के बाद सेकेंड पार्ट आपका आ रहा है एक्सपोज्ड पार्ट। एक्सपोज्ड पार्ट मतलब जिसमें आपने हेजिंग नहीं किया हुआ है, उसमें है 333 बैरल्स, तो 333 बैरल्स का स्पॉट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा, 333 बैरल्स का स्पॉट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। आप टोटल फिर निकालना चाहते हो तो थर्ड पार्ट आएगा, टोटल कॉस्ट में 2180 पहले आया हुआ है और 333 बैरल का कॉस्ट निकाल कर फिर आप डिवाइड बाई 733 करोगे तो वही इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, कमेंट्स लिखने बोला है तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। इन अगस्त बीओसी वुड अनवाइंड इट्स फ्यूचर पोजीशन एंड बाय रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्पॉट मार्केट। यही फ्यूचर का रूल होता है ना, कि आप फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करते हो और फिर अपना स्पॉट मार्केट से रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे चीज़ वही है, 3 बार करना है, हेज पार्ट, एक्सपोज पार्ट और ओवरऑल का होल रिक्वायरमेंट का 3 पार्ट इसमें भी है। ओके, और फिर यहाँ पे पार्ट 1 है ना, रिपीट कर दिया था ऊपर वाले, तो मैंने उसको काट दिया। पार्ट 2 में रेट हो गया स्पॉट प्राइस का 5417 और फ्यूचर का हो गया 5455, बाकी सब डिटेल वैसा ही है। तो कैश सेटलमेंट में ये जनरल अंडरस्टैंडिंग जो करोगे ओवरऑल का, तो वो कैसे आएगा, ओवरऑल में 5668 का चीज़ का वैल्यू हो गया 5455, तो यहाँ पे लॉस हो गया, 5668 माइनस 5455 करेंगे तो लॉस आ रहा है आपका 85,200 का। और उसके बाद आपका स्पॉट पे 5417 इंटू 100 इंटू 7.33 करने से इतना आपका स्पॉट वैल्यू पे खर्चा लग रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट डिवाइड बाई 733 करने से 5533.23 आ रहा है। बट अगर यही चीज़ हम मान लीजिए अलग अलग करें, पहला हेज्ड पार्ट का करें अगर, तो हेज पार्ट में फ्यूचर्स का हम लोग को, फ्यूचर्स का क्या होगा, हम लोगों को गेन मिलेगा, गेन लॉस मिलेगा, तो इस समय तो लॉस हो रहा है यहाँ पर 85,200 रुपीज़ का। और फिर स्पॉट में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा 400 बैरल एट द रेट 5417, तो 400 इंटू 5417 क्या आएगा आप देखिए, 2166,800 प्लस 85,200 करके आ रहा है 22,52,000। ठीक है, तो दिस इज़ योर फ्यूचर लॉस से जो कॉस्ट आया वो डिवाइडेड बाई 400 बैरल का करेंगे तो रेट आ रहा है 5630, दिस इज कमिंग 5630। नाउ आफ्टर हेज पार्ट, सेकेंड पार्ट इज अबाउट अनहेज पार्ट या एक्सपोज्ड पार्ट। एक्सपोज्ड पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो 5417 पे ही होगा, 333 बैरल्स
5417 के हिसाब से उसका कॉस्ट क्या आएगा, 333 इंटू 5417 करने से 18,03,861। सो ये रेट आ रहा है यहाँ पर 5417। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 22 52 000 करके 40 55 861 डिवाइडेड बाय, अगर आप कितना है हमारा टोटल 733 है, 733 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज कमिंग 5533.23। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट, टोटल कॉस्ट 5533.23 दोनों में ही आ रहा होगा। आप देखो दोनों से आंसर तो एक ही आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वापस से ऊपर कर दिया, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दिस वाज द रिक्वायरमेंट। फिर आप देखना ये बॉक्स बनाया हुआ है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, बट इसमें कवर्ड लिखना है, इसमें एक्सपोज लिखना है। टोटल का बॉक्स नहीं बनाया तो टोटल इसी में घुसा दिया गया है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, टोटल इसी में घुसा दिया गया है। तो 3 पार्ट आप ध्यान दे लेना प्रेजेंटेशन में कैसे आ रहा है, फिर कमेंट्स भी देखना है, ओके। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में आपको स्वैप का क्वेश्चन मिला है। इस सब में क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन 10 को, आप पढ़ो। क्वेश्चन 10 में स्वैप का जो वर्किंग बोल रहा है उसको समझो और पढ़ो। स्वैप में बहुत बच्चा लोग है ना, लुटिया डूबा हुआ रहता है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग अप अ लीगल एंटिटी इन द मोस्ट यूएस jurisdiction are fairly simple. It generally involves filing forms and paying a fee and making sure that the name chosen is available. In US, entities are creatures of various 50 states. There are no federal corporations. Most large business prefer to be incorporated in Delaware due to substantial degree of corporate law that has developed there and the fact that most other large companies are incorporated there. However, smaller businesses are often incorporated in other jurisdictions, which may be easier for them to manage from the point of view of legal and tax advice due to being closer to where the company's base of operation is located. In terms of form of entity, generally main drivers of this decision are taxation and flexibility relating to the formalities how it runs. मतलब कंपनी फॉर्म कैसे होता है यूएस में, उसके ऊपर बता रहा है कहानी। The benefits that a company receives from participating in a swap far outweigh the cost, although there is some risk associated with the possibility that the other party will fail to meet its obligation. तो swap का रिस्क तो होता ही है। What is swap and benefits of swap वगैरह बता रहा है। Swap also helps companies hedge against interest rate exposure by reducing uncertainty of future cash flows. Swapping allows companies to revise tier debt conditions to take advantage of current or expected future market conditions. Interest rate swaps are used as financial tool to lower the amount needed to service a debt as a result of this advantage. अब बोल रहा है स्वैप वॉप बताने के बाद अब बोल रहा है वाई एक ब्रिटिश फर्म है विथ अ यूएस सब्सिडियरी seeks to refinance some of its existing British pound debt to include floating rate obligation. उसके पास कुछ ऑलरेडी लोन चल रहे हैं जिसको वो फ्लोटिंग में चेंज करना चाहता है। फिर द बेस्ट फ्लोटिंग रेट इट कैन ऑब्टेन इन लंडन इज लिबॉर प्लस 2%. इट्स करेंट डेट्स आर एज फॉलोज, $10 million owed to Citibank at 9.5% fixed and £5 million owed to MD Bank at 9.5% fixed. दोनों में फिक्स लाइबिलिटी है जिसको फ्लोटिंग चेंज करना चाहता है और बाजार से उसको L+2 का रेट मिला है। HRS कंपनी विशेस टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन with £3 million denominated fixed rate debt for 6 months. अब क्या है देखो, ये वाई वाला जो कंपनी है वो फ्लोटिंग चाहता है, उसको लग रहा है कि डेट मेरे को फिक्स में रिस्की लग रहा है, वो फ्लोटिंग चाह रहा है। और HRS कंपनी है एक, वो क्या चाह रहा है, विशेस टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन विथ £3 million. सो ये क्या चाहता है, ये फिक्स चाहता है, वॉन्ट्स फिक्स्ड, £3 million denominated fixed rate debt for 6 months. HRS is unable to obtain a fixed rate interest in London for less than 13.5% interest because of its lack of credit history in UK. However, Lloyds Bank is willing to extend a floating rate British pound loan at LIBOR plus 2%. HRS however cannot afford to pay more than 12%. वो उससे 12% से ज़्यादा नहीं देना चाहता, बट वो फिक्स देना चाहता है।
Assume that Y is in a strong bargaining position and can negotiate the best deal possible, but HRS will not pay more over 12%. Assume further that transaction costs are 0.5% and exchange rates are stable. For an interest rate swap, the principal amount is not exchanged. Instead, the principal amount is same for both sides of the currency, and a fixed payment is frequently exchanged for a floating payment that is linked to an interest rate such as LIBOR और SOFR. SOFR क्या होता है? ये यूएस का इंडेक्स है जिसका पूरा फुल फॉर्म है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट. जैसे इंडिया में मिबॉर चलता है, लंदन में लिबॉर चलता है, वैसे यूएस में SOFR चलता है. डॉलर डिनोमिनेटेड है, ठीक है. लिबॉर आपका लंदन बेस्ड है. In finance, an interest rate swap is an interest rate derivative. It involves exchange of interest rates between two parties. It is a contract between two parties to exchange all future interest होगा यहाँ पे, all future interest rate payments forthcoming from a bond or loan. It is between corporations, bank or investors. Swaps are derivative contracts. The value of swap is derived from underlying value of two streams of interest payment. A swap dealer is an entity that holds itself out as a dealer in swap, makes a market in swap. He regularly enters into swap with counterparties as an ordinary course of business for its own account or engages in any activity causing the entity to be commonly known in the trade as a dealer or market maker in swap. तो क्या कौन होता है swap, क्या होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है, ये सब आपको बता रहा है. इंटरेस्ट रेट स्वैप का रोल क्या है. तो ये सब बेसिकली केस स्टडी बनाने का तरीका होता है कि हर एक की टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनका भी डिटेलमेंट बताते चलो. तो कंपनी होती है तो कंपनी की प्रोफाइल होती है, या कोई मैट इशू होता है तो उसके बारे में बात हो रहा है. तो कहानी शुरू किया यूएस में कंपनी ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं. हर स्टेट्स का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. वहाँ पे हर जगह स्टेट रोल प्ले करता है. जैसे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना. तो आप किसी भी स्टेट में रहकर अपना कंपनी खोलो, बट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है. यूएस में हर स्टेट का अलग अलग अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है. इंडिया में एक कंपनी खोलो, पूरा इंडिया में उसका बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारा अप्रूवल वन टाइम में लेना पड़ता है आपको. बट यहाँ पर क्या है, यूएस में हर स्टेट का अलग अलग अप्रूवल लेना पड़ता है. तो वही आपको बता रहा है कि सब कोई वहाँ डेलावेयर करके एक स्टेट है उसमें खोलते हैं, बाकी लोग आसपास भी खोलते हैं अपने सुविधा के हिसाब से. अब उसमें बोल रहे हैं कि इन लोग कंपनी जब खोलते हैं तो आसपास में एक फ़ायदा इन लोगों को मिलता है स्वैप अरेंजमेंट का. तो स्वैप अरेंजमेंट की कहानी बताते हुए आपको एक स्टोरी लाइन दिया हुआ है कि मैं अगर समराइज़ करूं कि वाई एक कंपनी है जिसका विश टू बोरो फ्लोटिंग, इच्छा क्या है उसको, उनको फ्लोटिंग चाहिए. ओके. उसका फिक्स लायबिलिटी ऑलरेडी है 9.5% के हिसाब से, और फ्लोटिंग लायबिलिटी उसको अभी तक जो बेस्ट रेट मिला है वो L+2 का मिला है. राइट. अभी तक जो बेस्ट रेट मिला वो L+2 का मिला है. और HRS करके एक दूसरा कंपनी है जिसको फ्लोटिंग नहीं चाहिए, जिसको चाहिए फिक्स्ड. ओके. उसको बाज़ार से फिक्स का रेट मिला है, 13.5%, क्योंकि उसका उतना अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है. और फ्लोटिंग में उसको रेट मिला है लिबॉर +2%. बीच में एक स्वैप बैंक आ जाएगा जो इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करेगा या ट्रांजैक्शन करवाएगा, उसका कॉस्ट है 0.5%. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बताओ कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल गेन. तो टोटल गेन कैसे निकालते हैं? टोटल गेन निकालते हैं कि विद स्वैप उनका क्या था और विदाउट स्वैप क्या था. तो विदाउट स्वैप वाई में क्या था, वाई में वो अपना चला रहा है फिक्स्ड 9.5% चल रहा है, और Z में वो अपना चलाएगा अगर बोरो फिक्स करेगा तो HRS चाहता है फिक्स लेना, बट उसको क्या मिलेगा L+2. वो फ्लोटिंग में अभी तक बेस्ट रेट वही मिल रहा है उसको, तो वो उसी में जाएगा. L+11.5 हो गया. और विथ स्वैप में क्या होगा, विथ स्वैप में ये फ्लोटिंग ले मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ शायद. ये विथ स्वैप हो गया. विथ स्वैप में क्या होगा, इसको चाहिए जो उसका उल्टा लिया जाएगा. फ्लोटिंग चाहिए, फिक्स लेगा 9.5. ओके.
इसको ऐसे बोलते हैं बोलने में ही आदमी गड़बड़ा जाता है। एक बार फिर से बोलता हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन तो समझ में आ गया। अभी क्या चल रहा है वो समझो, बहुत सिंपल है। अभी अभी क्या चल रहा है, अभी ये चला रहा है करंट में, ये चला रहा है, ठीक है। करंट और प्रपोज को सोचते हैं, ये करंट में चला रहा है और इसको चाहिए फिक्स्ड, बट इसको बेस्ट रेट मिला है फ्लोटिंग में L+2, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि करंट में इन लोग का क्या सिनेरियो है। करंट में इन लोग का सिनेरियो क्या है, करंट में दोनों का जोड़ देंगे ना, तो 9.5 चल रहा है और उसका चल रहा है L+2, तो ये आ रहा है L+11.5। और प्रोपोज्ड में ये उल्टा दिला देंगे, स्वैप में L+2 प्लस 13.5 उल्टा दिला देंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो 12 से ज़्यादा बियर नहीं करेगा, बट ओवरऑल जो अवेलेबल है उसका उल्टा दिला देंगे। तो नेट में अब जो गेन है वो देखो 4% का आ रहा है। द गेन इज कमिंग ऑफ 4%। प्रोपोज में अगर अपोजिट कर देंगे ना तो 4% का आ जाएगा, मतलब स्वैप करने के कारण 4% का गेन आएगा। अब आप जैसे भी इसको बोल दीजिए, लिख लीजिए, वो अलग बात है, बट आपको ये समझना है कि क्या इनका सिनेरियो है। जैसे वाई क्या चाहता है, फ्लोटिंग बोरो करना, बट अगर उसके पास अभी फिक्स्ड है तो 9.5 उसका कॉस्ट है। HRS चाहता है फिक्स्ड बोरो करना, बट अगर उसके पास अभी बेस्ट रेट फ्लोटिंग का जो मिल रहा है L+2 है, तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है L+11.5 आ रहा है, ठीक है। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में अगर कुछ सेविंग्स आ रहा है तो ही स्वैप अरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे फ्लोटिंग में तो दोनों को सेम ही मिल रहा है, तो कोई यहाँ पर अरेंजमेंट स्वैप का होता ही नहीं। बट फिक्स्ड में इन लोग का देखिए 4% का सेविंग्स आ रहा है, 13.5 और 9.5 को देखते हैं ना। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में आप सीधा ये भी बोल सकते हो, जो भी गेन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स रेट, विच इज़ इक्वल टू 4% का यहाँ पे सीधा बचत है। फ्लोटिंग में तो कोई बचत ही नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से समझो, 4% का भाई साहब आपको नेट गेन समझाना है। अब इसको आप और भी तरीक़ा से इंटरप्रेट कर सकते हो कि मैं और कैसे लिखूं। इसको चाहिए फ्लोटिंग, इसको चाहिए फिक्स्ड, ओके। तो अपने तरफ से लेने जाएगा तो कॉस्ट क्या लगा देगा, L+2 और 13.5, और ऑपोजिट अगर जाएगा तो क्या लग जाएगा, 9.5 और L+2, ठीक है। अपने से जाएगा तो क्या लगा देगा, L+2 और 13.5, और अपोजिट जाएगा तो क्या लग जाएगा, L+2 और 9.5। तो सेविंग्स क्या होगा, 4% का। तो आंसर में टोटल गेन है 4%। अब आप कैसे भी समझ लो, लिखना इसमें फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो वाई और HRS ऑब्जेक्टिव में, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। फिर ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया था कि इसको किसको क्या चाहिए। वाई को फिक्स रेट मिला हुआ है 9.5 पे, फ्लोटिंग रेट मिला हुआ है L+2, HRS को 13.5 और L+2। तो इसमें कैसे दिखा है, इसका चेंज 0, इसका चेंज 4, तो 4% गेन है, ठीक है। फिक्स और फ्लोटिंग का डिफरेंस से निकाल दिया। कैसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बोला ना, फ्लोटिंग का तो कैंसिल आउट हो गया, फिक्स का 4% सेविंग्स है। तो ये एक तरीका है आपका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरे को करंट में 9.5 देना पड़ रहा है, इसको करंट में ये शायद L+2 में जाए, और बाद में फ्लोटिंग में जाएगा तो L+2 और ये 13.5 में जाएगा अपना ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने का कॉस्ट क्या है और करंट का कॉस्ट क्या है, उसका डिफरेंस देख लो। किसी भी तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। स्वैप अरेंजमेंट क्या करता है ना, कि आपको जो चाहिए उसका उल्टा वो बोरो करवाता है। जैसे आपको फ्लोटिंग चाहिए तो ये बोलेगा फिक्स ले लो, आपको फिक्स चाहिए तो बोलेगा फ्लोटिंग ले लो। तो स्वैप अरेंजमेंट में ये सिनेरियो विद स्वैप बनेगा और ये सिनेरियो विदाउट स्वैप बनेगा। अब आप जैसे भी उसको करेंट प्रपोज जैसा भी बोल दीजिए, स्वैप अरेंजमेंट क्या करता है कि जो आदमी जो चाहता है उसका अपोजिट उसको दिलवाता है कि तुम फिक्स ही रखो, स्वैप बैंक दे दो, स्वैप बैंक तुमको
बदले में लिबॉर दे देगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या, इन योर ओपिनियन सजेस्ट वेदर वाई एंड एच आर एस हेल्प ईच अदर बाय एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इसमें क्या है कि देखिए 4% में ब्रेक डाउन करेंगे ना अगर, तो 0.5% तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट चला गया, बैंक ले लेगा, तो 3.5% बचा। तो 3.5% को ही आपको दोनों में डिवाइड करना है। अब 3.5% में वाई और एच आर एस कितना लेगा उसको समझना है। एच आर एस बोल दिया कि देखो मेरा कॉस्ट 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं 12 से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो 13.5 उसको अभी रेट मिला हुआ है फिक्स्ड, अगर उसको लेना है तो उसको 13.5 रेट मिला हुआ है, तो 13.5 का उसको 12 करके देना पड़ेगा, तब एच आर एस आगे बढ़ेगा इस काम के लिए। तो उसको 1.5% सेविंग्स देना ही पड़ेगा। 1.5% कैसे, 13.5 को 12 बना के देना पड़ेगा, तो बचा हुआ 2% सेविंग्स वाई का हो जाएगा। और वाई को ज़्यादा मिले तो क्या दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में बोला था कि वाई का थोड़ा सा यूरोप में या यूके में प्रेजेंस ज़्यादा है, तो उसका क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो वाई को सेविंग ज़्यादा मिल जाए, एच आर एस का अपना काम हो जाए, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम देखें 4% 3 पार्ट में टूट रहा है, बैंक 5.5, वाई में 2 और एच आर एस में 1.5, तो आपका अरेंजमेंट तो वायबल लग रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप इज़ येस, टोटल गेन टू बी शेयर्ड इज़ 4, गेन टू एच आर एस इज़ 1.5, गेन टू वाई इज़ 2, स्वैप डीलर 0.5, रीजन्स लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ टू मार्केट इज़ 4%, total of 4% need to be shared between 3 since HRS cannot pay more than 12% as against the fixed rate funding of 13.5, it requires a gain of 1.5% out of 4%। उसके बाद कमीशन टू स्वैप डीलर अगर 0.5 है तो वाई के लिए 2% बच गया। अब व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ स्वैप, स्वैप का स्ट्रक्चर के लिए स्वैप डायग्राम यूजुअली बनाते हैं, तो उसके जगह यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आप उसको फॉलो करो। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे स्वैप डायग्राम बनेगा मैं वो समझा देता हूँ कि y क्या करेगा, मान लीजिए उल्टा चाहिए फ्लोटिंग बट अपना फिक्स्ड, इसको देके बदले में लिबॉर ले लेगा, ठीक है, फिक्स दे दिया और यहाँ पे लिबॉर ले लेगा। मान लीजिए फिक्स्ड में वो 9.5% दे दिया, मतलब 9.5% दिया क्या, मतलब ऐसे नहीं होता है ना, मैं वाई हूँ तो मैं बाज़ार में 9.5% दे रहा हूँ तो 9.5% का लोन उसको ट्रांसफ़र करूँगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, नॉर्मली स्वैप बैंक बोलेगा ठीक है तेरा फिक्स का लायबिलिटी मैं भर देता हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो रिसीव 9.5% फ्रॉम द स्वैप बैंक, फिक्स्ड वाला, जिससे कि चुकता हो जाए, और वाई बाकी का पेमेंट वेरिएबल में उसका रेट होना चाहिए था लिबॉर +2, बट नेट में वो लिबॉर अब स्वैप बैंक को दे देगा, क्यों, क्योंकि उसको तो 2% सेविंग्स चाहिए। इसी तरह से एच आर एस का क्या होगा, उसका लायबिलिटी फिक्स्ड का उसको रखना है, अब वो उसको बोलेंगे तुम लिबॉर ले ले, और लिबॉर लेकर वो रुपया मेरे तरफ से लेकर एच आर एस क्या करेगा, रिसीव लिबॉर फ्रॉम स्वैप बैंक, स्वैप बैंक लिबॉर इसको पे कर देगा, ठीक है। और बदले में ये लोन लिया हुआ लिबॉर +2 ना, लिबॉर +2 पे लोन लिया हुआ है, तो इसका नेट कॉस्ट कितना आना है, 12% आना है, तो 10% ये अपना और स्वैप बैंक को दे देगा, फिक्स्ड 10% दे देगा। देखो इसको सोचने का एक और तरीका अपोजिट तरीका से भी हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि ये रिसीव नहीं करके 9.5 पे लिया, 9.5 पे कर दिया बैंक को, और बैंक से फिर अपना लिबॉर का लायबिलिटी ले लिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लायबिलिटी ले लिया ये भी बोला जा सकता है, बट मैं इसलिए आपको इस तरह से बोला क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है उसमें इस तरह से बोलने से जमेगा बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी हो रहा है, फर्म वाई के लिए पेड टू स्वैप डीलर कितना है, लिबॉर। देखो मैंने वो कहानी इसलिए बोला कि आप यहाँ पे ठीक से भर पाएंगे। पेड टू बैंक कितना है, लिबॉर। रिसीव फ्रॉम बैंक कितना है, 9.5, ठीक है। रिसीव क्यों बोला यहाँ पर, ये रिसीव मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप अपना फिक्स में रखो लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी बैंक से रिसीव करके पे कर दो। तो 9.5 रिसीव फ्रॉम स्वैप डीलर। पेड टू मार्केट अपना जो लायबिलिटी है वो एग्जिस्टिंग रखो 9.5, तो नेट कॉस्ट क्या पड़ा, स्वैप बैंक आया गया, स्वैप बैंक से 9.5 आया, मार्केट में 9.5 दे दिया, नेट कॉस्ट लिबॉर पड़ा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं
लिबॉर +2 में से -2 करेंगे तो नेट कॉस्ट लिबॉर ही पड़ेगा। सेविंग्स 2% का आपने ऊपर में निकाल ही लिया था। HRS में क्या होगा, पेड टू स्वैप डीलर, देखो 10% कैसे आया, क्योंकि वो 10% देगा जबकि उसका कॉस्ट 12 होना चाहिए। तो क्या होगा, स्वैप बैंक लिबॉर इससे सेटल कर लेगा 2%, अब ऑलरेडी बाहर का लाइबिलिटी है ही फिक्स्ड 10%, और लाइबिलिटी वो स्वैप बैंक को दे देगा। तो बाहर पेड टू स्वैप डीलर 10, स्वैप लिबॉर ले लिया स्वैप डीलर से, मार्केट में 12 कैसे दिया, 10 प्लस पुराना 2 L+2 का, ठीक है। और नेट कॉस्ट 12% आएगा, सेविंग 13.5 की जगह 12 लग रहा है उसका। तो सो एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक बार है ना सम्स को इसमें बैठा के देखना पड़ेगा आपको कि आपसे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। Y gets floating rate funds at LIBOR as against LIBOR +2, thereby getting advantage of 2%. HR gets fixed rate funds at 13.5, thereby getting advantage of 1.5%. Finally, swap dealer gets a commission of 0.5%. ठीक है, तो क्या पेड टू स्वैप डीलर है, रिसीव फ्रॉम स्वैप डीलर है? मुझे लगता है कि अगर आप नेट कॉस्ट सही दिखा दिए और नेट सेविंग सही दिखा दिए, अगर इसमें थोड़ा सा गोल मोल हो गया तो भी उतना बड़ा बात नहीं है। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है, इंस्टीट्यूट को लगता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है। ये दो कम से कम रॉन्ग मत करना, और उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन रॉन्ग मत करना। ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चों का हो सकता है कि स्वैप बैंक से क्या लिया और क्या दिया उसको समझने में मिसमैच हो जाता है, बट नेट कॉस्ट वही आना चाहिए जो सही है। तो अगर वैसा कभी हो जाए तो नेट कॉस्ट और सेविंग्स परफेक्ट आना चाहिए। पेड टू स्वैप डीलर, रिसीव फ्रॉम स्वैप डीलर अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लो, बट प्रेफर्ड है कि जैसा इंस्टीट्यूट बोला है वैसा करो। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट आर द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स फॉर ईच पार्टी ओवर 6 months पीरियड ऑफ द स्वैप। तो ये तो आंसर आ चुका है, लिबॉर और 12%, वही चीज़ को वापस से पूछ रहा है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव सजा दिया है, यहाँ पे लिखा है इफ़ HRS इज एबल टू नेगोशिएट सच दैट इट्स टोटल आउटफ्लो इज 12%, कमीशन विल बी बोर्न बाय Y, हेंस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर Y इज लिबॉर एंड HRS इज 12%। ऑल्टरनेटिवली Y बोल सकता है लिबॉर, Y का कॉस्ट होगा लिबॉर +2% माइनस 2.25, मतलब कमीशन भी दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया। ऑल्टरनेटिवली क्या है, कमीशन कैन बी शेयर्ड इक्वली, कमीशन कैन बी शेयर्ड इक्वली, ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय जो रेट होगा वो ये हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अपना जो HRS है वो पूरा 12% नेट ही पे कर रहा है, कमीशन का कोई मतलब नहीं है उसको। तो अगर कमीशन इक्वली डिवाइड होगा तो नया जो रेट आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, बट आपका नॉलेज के लिए अच्छा चीज़ है कि हाँ चलो ऐसा भी कोई सिनेरियो क्रिएट कर दिया तो मेरे को ये आंसर लिखना है। ओके, सो ये एक बार 2 क्वेश्चन आपका जो SFM का था वो कवर करा दिया मैंने, भले ही SCM पेपर में था। ओके, तो आप एक बार इसको और नज़र से निकाल लीजिए, ऐसे खाली सुनने से नहीं होता है, देखने से नहीं होता है। एक बार और पेंसिल से लेकर अपने आप सॉल्व करिए, कहानी में उलझ मत जाइए, बट कहानी को इग्नोर भी मत करिए। ओके, चलो थैंक यू। इसमें फ़ायदा क्या था कि बहुत सारा चीज़ ओपन एंडेड रख दिया था, बट हेडिंग दिया हुआ था, तो हेडिंग दिया मतलब वो करना ही है। ओपन एंडेड दिया तो थोड़ा उसमें आपका एग्ज़ाम में एक लाइन खाली रह जाए तो कोई परवाह का बात नहीं है। ठीक है, हम लोग ये वीडियो को क्लोज़ कर रहे हैं और इसके बाद नया वीडियो आएगा आपके लिए पूरा, जिसमें SFM का पेपर रिव्यू आपको करके देंगे, MTP वाला।